हेलो जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती। आज जानेंगे कि पंचकर्म क्या है, कैसे इसको करना है। तो पंचकर्म का मतलब क्या हो गया? 5 चिकित्सा क्रिया के द्वारा शरीर के शोधन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पंचकर्म। तो पंचकर्म आया कहां से है? आयुर्वेद से। अब आयुर्वेद को समझो क्या है, ठीक है। तो अभी आज से नया बैच स्टार्ट है ना, तो उसके आपको उसी स्टार्ट से ही कर देता हूँ। अभी वो ऑनलाइन वाली की तबीयत खराब है तो उसको बाद में। तो पंचकर्म कहां से आया था? आयुर्वेद से आया, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद क्या है। तो अब आयुर्वेद की क्या परिभाषा है? जैसे पंचकर्म 2 चीजों से मिलकर बना था, वैसे आयुर्वेद भी 2 चीजों से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना है ना, आयु और वेद। आयु की क्या परिभाषा हो गई? जीवन। हाँ, तो आयु की क्या परिभाषा हो गई? जीवन। अब 2 शब्द है ना, देखो, आयु और वेद। तो 2 शब्दों का क्या मतलब हो गया? आयु का क्या मतलब हुआ? और वेद। इसको समझते हैं पहले, तभी आपको जाके आयुर्वेद का मतलब भी समझ में आएगा। तो आयु का क्या मतलब हो गया? जहां पर आयुर्वेद में लिखा है शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम, मीन्स शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधार्य जीवितम। आयु का मतलब हो गया जीवन या आयुष, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा? जीवन का मतलब, भाई आपका जीवन है, आपका जीवन है, तो क्या मतलब है इसका? कैसे समझाओगे? जीवन से मृत्यु तक का जो बीच जो सफर है, वो तो अंतराल हो गया, उसका एज गैप हो गया। जीवन की क्या परिभाषा है? आयुष की क्या परिभाषा है? जहां पर शरीर, अभी तो मैंने सूत्र बोला था, इंद्रिय, सत्व मीन्स मन, और आत्मा, इनका संयोग हो। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम, अर्थात वो आयु की परिभाषा है। आयु की परिभाषा के लिए क्या करेंगे? शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम, अर्थात जहां पर शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनका संयुक्त रूप से गठन है, वो शरीर है, वो जीवन है, वो आयु है। क्लियर हुआ? अब वेद का क्या मतलब हो गया? वेद का क्या मतलब है? देखो, वेद आया विद धातु से, जैसे योग आया है ना युज धातु से। आपने देखा होगा योग कहां से आया? युज धातु से, यही तो है। तो युज धातु है, तो धातु का क्या मतलब होता है? धातु को इस तरह से समझो कि इससे अनेक वर्ड बनते हैं, जिससे चीजें अलग अलग प्रकार से बनती हैं, ठीक है। मतलब ये अलग अलग जगह पर प्रयोग होगा युज। जैसे युज का, अगर मैं जितने भी योग वाले छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूं कि जैसे योग की शब्द युज धातु से है, ये तो धातु है नहीं, तो धातु का मतलब क्या हो गया? युज संयमे, युजर योगे, ये तो पढ़ा है आपने, और युज समाधो पढ़ा है ना, ये तो फर्स्ट ईयर में है, बेसिक चीज है कि युज समाधो, युज संयमे, युजर योगे। तो मीन्स धातु है, योग का युज धातु से आई है, तो उसके अलग अलग अर्थ निकले। वैसे वेद जो है, वेद के भी अलग अलग अर्थ हैं, क्योंकि वेद विद धातु से आया है। ये एक फंडामेंटल है। देखो, जब तक हमें आयुर्वेद तब समझ में आएगा कि जब हम उसको विधिवत रूप से उसका फंडामेंटल जान लेंगे, ठीक है ना। भाई अगर कोई गृहिणी है या लड़की है या कोई भी कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी बेसिक चीजें तो जानेगा। भाई अगर किचन में आपको बेसिक चीजें नहीं पता, नमक और मिर्ची में अर्थ ही नहीं पता, बेसिक है, तो कैसे सब्जी बना लोगे, कैसे खाना बना लोगे? पता, नमक की जगह चीनी डाल दी, चीनी की जगह नमक डाल दिया, तो हो गया सत्यानाश, ठीक है। तो वो बेसिक फंडामेंटल है। तो अच्छा, हमें चीजें समझ में क्यों नहीं आती? वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि या तो हमें आयुर्वेद का फंडामेंटल पता है, ना हमें योग का फंडामेंटल पता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें योग क्या है, बड़ा क्लिष्ट टाइप का विषय लगने लगता है, जब तक हमें उसका जो फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी कब समझ में आएगी? जब आपको उसका फंडामेंटल क्लियर होगा, जो बेसिक मूल चीजें हैं,
ठीक है ना। तो ये अब ये जो युजर योग है, युज संयम है, युज समाधो, ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं? आप जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ रहे हैं? वो कौन सा चीज है? वो इसमें कौन सी चीज है? समाधो। तो उसमें तो संयम में भी है। अब योगे का क्या मतलब है? योग, अब लोग बताओ क्या बोल रहे थे भाई, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जैसे एक और एक का जुड़ना भी तो दो हो गए, वो योग कोई हो गया। वो यहां पर योग नहीं है, परंतु गणित के शब्द में ये योग भी है, गणित के अर्थ में। क्योंकि जहां पर घन होगा, कहीं पर जुड़ाव होगा, जब हम किसी चीज को साथ जोड़ते हैं तो वो भी तो एक योग है। संयम में क्या होगा? जहां संयम का मतलब होता है जहां पर तीन चार चीजों को मिला कर रख दिए। जैसे आपने एक विभूति उसमें पढ़ा होगा, विभूति पाद में। विभूति पाद में एक सूत्र है, पहले कौन सा है? त्रिएकत्र संयम, जब धारणा, ध्यान और समाधि जब संयुक्त रूप से एक स्थान पर आ जाए तो उसको कहते हैं संयम है। त्रिएकत्र संयम पढ़ा है विभूति पाद में। और समाधो क्या है? यहां पर योग का मतलब क्या है? यहां पर योग का मतलब ये वाला है, यहां पर योग का मतलब ये नहीं है, यहां पर ये युज समाधो, समाधो चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है, तो वो क्या है? योग क्या है? समाधि है। समाधि क्या है? चित्तवृत्ति निरोध। तो ये है वो। इसीलिए पहला पाद जो है योग सूत्र में, पतंजलि योग दर्शन में पहला पाद कौन सा है? समाधि। समाधि पाद है, युज समाधो। ठीक है, चलो। तो मैं विद धातु पे, आयुर्वेद में आया था विद धातु पे। तो विद धातु का क्या मतलब हो गया? इससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनेंगी। कौन कौन सी? जैसे इसका मतलब होता है सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति, विचार। सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति और विचार, ये चार चीजें विद धातु से जो निकलती हैं इनसे। ठीक है, जैसे अब भी आयुर्वेद का क्या मतलब है कि आयु का ज्ञान। ठीक है, अब सुनो, वह शास्त्र जिससे आयु की सत्ता के बारे में पता चले, वह शास्त्र जिसमें आयु के ज्ञान का पता चले, वह शास्त्र जिसमें आयु का विचार किया जाए, वह शास्त्र जिसमें आयु की प्राप्ति कैसे हो, वो है आयुर्वेद। अगर हम इसको ज्योतिष के साथ जोड़ेंगे, अगर हम इसको अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, तो उसी प्रकार से हमारे को इसको देखो। अब इसमें ज्ञान का मतलब क्या है? प्रभु की सत्ता। अगर हम इसको फिलॉसफी से जोड़ दें बिल्कुल, तो जो प्रभु की सत्ता के बारे में पता चले वो ज्ञान है। ठीक है, जहां पर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो वो मतलब अध्यात्म है। और कैसे उसकी प्राप्ति हो और कहां पर उसका विचार हो, तो इसको हर एक जगह पर जोड़ा जा सकता है। ठीक है, धातु को भाई, धातु का मतलब इस तरह समझो, जैसे लोहा एक धातु है, आप उससे क्या क्या चीजें बना सकते हो? टेबल बना सकते हैं, चाकू, चाकू बना लो, टेबल बना लो, चाकू बना लो, तलवार बना लो, आरी बना लो, जो भी मर्जी वो बना सकते हो। क्लियर हुआ? तो वो हिसाब है इसका। तो अब मैंने क्या बताया? जिससे आयु की सत्ता के बारे में पता चले, जिस शास्त्र से आयु का ज्ञान प्राप्त हो, जिस शास्त्र से आयु की प्राप्ति कैसे हो, और जिस शास्त्र से आयु का विचार किया जाए, वह शास्त्र क्या कहलाता है? आयुर्वेद। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आयुर्वेद में जैसे अष्टांग योग में 8 चीजें हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी 8 अंग हैं। ठीक है, और आयुर्वेद किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है उसको भी यहां पर देखते हैं। देखो, आयुर्वेद सिद्धांत, चिकित्सा सिद्धांत जो है वो किन किन चीजों पे काम करता है। ये जो पहला लेक्चर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आज का जो पंचकर्मा का जो पहला लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीजें आएंगी। ठीक है, और वो बेसिक चीजें आगे निरंतर चलती हुआ बार बार वो शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो अगर बार बार शब्दों का प्रयोग अगर आपने नोट कर लिया, समझ में आ गई, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब भी आप ऑनलाइन बैठे या कोई ऑफलाइन बैठे, तो आप अपने नोट्स को, अपने एक नोटबुक रख लें,
तो नोटबुक से आप इसको कार्य करें, ठीक है, तभी जाके उसको ठीक से रहेगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, जो भी है, ठीक है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत किन किन चीजों पे काम करता है? पंच तत्वों, पंच महाभूत पे। पंच महाभूत सिद्धांत है एक तो, ठीक है भाई। जो दूरस्थ भाग पर है, जो दूरस्थ लोग इलाकों में रह रहे हैं, तो वो भी आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दूरस्थ भाग पर है, ठीक है, आयुर्वेद का पंच महाभूत सिद्धांत पे काम करता है, त्रिदोष सिद्धांत पे काम करता है, त्रिदोष सिद्धांत में भी काम करता है। तो त्रिदोष का अगर पंच आया तो आपको त्रिदोष सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा, यह चीज क्लियर कर लेना अभी। पंच महाभूत कैसा हो गया? पंच महाभूत सिद्धांत क्या होता है? अब देखो पंच महाभूत में क्या क्या चीजें आती हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही तो है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच। अब ये चीज और क्या? अच्छा, दो चीज। अब यहाँ पर तीन चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और त्रिदोष में क्या क्या आता है? वात, पित्त और कफ, यही तो आ रहा है ना? ये चीज आ रही है। ये इन चीजों, ये जो पंचभूत है, इसी से ये त्रिदोष बने। अब ये सिद्धांत है, कैसे इसको समझो। पहले हम इसको समझते हैं, बेसिक चीज को, कि जो पंचभूत है वो क्या है, ठीक है। अब यहां पर तीन शब्द है, कौन कौन से हैं उसको देखो। तीन शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1 पंचभूत। अब मैं तीन शब्द लिख रहा हूं, पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक। देखो तीन चीजें आ गई यहां पर, पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक। तो पंचभूत में क्या हो गया? अब पंचभूत में देखो, इसको समझो। तो पंचभूत में आ गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आ गए। ये तो सबको पता है, ठीक है, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबको पता है। परंतु अब ये पंच महाभूत क्या है फिर? तो पंच महाभूत क्या है? अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचभूत हैं, तो पंच महाभूत क्या हुए? और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो पंच महाभूत सिद्धांत पर काम कर रहा है, सुनो, जो पंच महाभूत है वो क्या है कि जब ये पंचभूत क्या है कि जब ये सारे इंडिविजुअल फॉर्म में है, इंडिविजुअल फॉर्म का मतलब हो गया सब अलग अलग स्थिति में है, तो वो कहलाएंगे पंचभूत, ठीक है। और जब ये पंचभूत सम्मिलित होकर एक पिंड का रूप ले ले, ये सब मिलकर एक पिंड बना ले, मांस, बॉडी, शरीर, तो वो कहलाएगा पंच महाभूत। ये बेसिक फंडा है इसका, कि जो शरीर है आयुर्वेद के हिसाब से शरीर क्या है? पंच महाभूत का है ना, ये बोलते हैं, पंचभूत का नहीं बोलते। परंतु जब शरीर का विखंडन होता है, नाश होता है, घटित होता है, या अग्नि में उसको दहा करा जाता है, तो वो अपने अपने तत्वों में विघटित हो जाता है, ठीक है। मीन्स पृथ्वी में चला गया, जल जल में चला गया, अग्नि में चला गई, आकाश में, और पृथ्वी में चला गया। तो मीन्स वो तत्वों को विघटित करने के लिए, परंतु जब सम्मिलित रूप से काम करेगा तो क्या करेगा? पंच महाभूत। अब पट्टा एक और आ गया, पंच महाभूतात्मक क्या है? फिर पंच महाभूतात्मक क्या हो गया? तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना, पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक, वो क्या है उसको देख लेते हैं बस। तो पंच महाभूतात्मक क्या हो गया? यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का मतलब क्या हो गया? जो जो इस पिंड में है, जो जो हमारे शरीर में है, वो उस पूरे ब्रह्मांड में भी है, ठीक है। वो भाई पंचभूत से तो हमारा शरीर भी बना है, ब्रह्मांड भी तो बना है उसी से, तो वो क्या कहलाएगा? अब सुनो, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में
जो भी चीज बनी है वो पंचभूत से बनी है, पंच महाभूतात्मक है। पंच मतलब पंच महाभूत की आत्मा उसमें है, इसीलिए पंच महाभूतात्मक। जैसे आप इस तरह से समझो कि हम इस कक्षा में बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मेरा शरीर क्या है, पंच महाभूत का है, आपका शरीर क्या है, पंच महाभूत का है, इनका भी मतलब क्लास में जितने भी बैठे सबका पंच महाभूत का है। तो जब ये सब सम्मिलित हो जाएंगे, सम्मिलित रूप से हम कहेंगे पंच महाभूत की आत्मा सब में विद्यमान है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, ये पंचभूत, पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वर्णन दिया, ठीक है। और इसी से आपका त्रिदोष निर्माण भी होगा। अगर शरीर में कोई व्याधि है, अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि आ रही है तो उसका एक ही देह है बस। क्या खराब हो रहा है? जितने भी एलिमेंट हैं या तो वो लोअर हो गए या वो कम हो गए या ज्यादा हो गए, इसमें इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। कोई भी जो तत्व हमारे शरीर में है अगर वो इम्बैलेंस है, असंतुलित है, तो शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से दोषों का निर्माण, वृद्धि होने लग जाएगी। कैसे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में इसको पढ़ने वाले हैं बस सारा। तो ये हमारा एक बेसिक चीज है। अब आपको जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना इनिशियल क्लास में, तो आपको पंचकर्म बिल्कुल समझ में ना आना। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन सीख लूंगा, तो ऑनलाइन ना होना कुछ। अब आ जाओ त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत क्या हो गया? अब ये तो वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, ये चीजें। तो वात, पित्त, कफ का क्या मतलब हो गया? अब मैंने जो आपको बताए थे कि जो 5 तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो बताए थे ना। तो अब इसमें जो वात है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है? वो बना है वायु और आकाश। अब आपको मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि परमात्मा कहां रहता है, और योग की जो परिभाषा है ना वो वास्तव में कौन सी परिभाषा है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तो ये आपने किताब में पढ़ी है, वो तो है, वो तो जो भी पतंजलि जी ने बताई है बताई। परंतु आम आदमी को कैसे समझाओगे कि योग क्या है? उसको तो ना तो पतंजलि वाले सूत्र पढ़े ना कुछ पढ़े, ठीक है। आज अभी समझ में आएगा। पित्त किससे बना है? अग्नि और जल। और कफ किससे बना है? जल और पृथ्वी, ठीक है। तो ये जो है, अब अगर आप देखो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी तत्व इसमें बिगड़ेगा तो वो दोष उसका बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये बताया कौन कौन सा भाई, वायु और आकाश अगर हट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो बात बढ़ेगा उसका। और इनका स्थान कहां कहां पर है? वायु कहां रहता है, पृथ्वी कहां रहता है शरीर में, जल कहां रहता है, ये चीजों को भी देखना, ठीक है। तो ये कहां कहां रहता है इनको भी देखो। पृथ्वी कहां रहता है भाई? योग वाले तो बच्चे फटाफट बताएं, पृथ्वी कहां रहती है, जल कहां रहता है भाई? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इसमें पृथ्वी कहां है, जल कहां है, अग्नि कहां है, वायु कहां है और आकाश कहां है? अग्नि नेत्रों में, अग्नि नेत्रों में, पित्त है वो जो तुम बता रही हो। देखो पृथ्वी, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो ये इसको देख लेते हैं। तो पृथ्वी कहां पे रहता है? पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी को इस तरह से समझो कि पृथ्वी का मतलब क्या हो, तो पृथ्वी कहां पर रहता है? जो गुदा प्रदेश में। पृथ्वी कहां पर है? गुदा प्रदेश में। जल कहां पर है? जल जो है आपकी जो जननांग है, गुदा प्रदेश और जननांग के ऊपर, ठीक है। गुदा प्रदेश और जननांग के ऊपर वो कौन सा भाग है? जो आपका स्वादिष्ठान वाला जो चक्र है, जो स्वादिष्ठान चक्र है वो कौन सा है आपका? जल तत्व वाला, ठीक है। जो स्वादिष्ठान वाला चक्र है मीन्स जहां पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मीन्स जननांग वाला जो एरिया है, जो जननांग वाला एरिया है वो कौन सा है? आपका जल तत्व वाला, मीन्स नाभि से नीचे, ठीक है, और जननांग से ऊपर, तो वो स्थान जो है वो जल तत्व का है।
अग्नि वाला कौन सा है? नाभि वाला चक्र है, नाभि, ठीक है। और वायु कहां पर है? वक्ष, वक्ष में छाती। और आकाश कहां है? कंठ से लेके ऊपर, कंठ से लेके ऊपर जो भी है वो आकाश तत्व है। अब परमात्मा जो है वो कैसा है? अब आपको समझ में है। अब परमात्मा कौन सा है? परमात्मा का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है और वो उसका स्थान कौन सा है? अब मैं आपको बताता हूं। देखो, योग की जो परिभाषा थी ना, योग की परिभाषा थी अप्राप्त को प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, वो योग है। और जो आपसे हो नहीं रहा है वही तो है अप्राप्त, उसी को तो आप सही कर रहे हो, ठीक है ना। अप्राप्त कौन सी चीज है? जो परमात्मा है वो अप्राप्त है आपके लिए। अब उसी को प्राप्त करने के लिए आप आजीवन सतत प्रयास करते रहते हो, ध्यान से, साधना से, कीर्तन से, जप से, जितने भी प्रकार की जो विधाएं हैं उससे आप उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। तो वो कौन सा होगी? अप्राप्त। अब मैंने पूछा कि जो परमेश्वर का स्थान कौन सा है? आकाश। आकाश स्थान जो है परमात्मा का स्थान है, इसीलिए वो सूक्ष्म है। इसीलिए आपने देखा होगा वो उन स्थानों पर रहता है जहां पर आकाशीय तत्व है, ठीक है। और आकाश, अब कहते भाई परमात्मा सर्वव्यापी है ना। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सर्वव्यापी है इसमें? है क्या? आकाश। आकाश तत्व जो है वो सर्वव्यापी है, ठीक है ना। और कितना क्या लिमिटेशन है उसकी? अनंत, अनंत है। इसीलिए उसका स्वरूप क्या है? अनंत है। और सूक्ष्म है, सूक्ष्म से लेके अनंत तक उसका स्वरूप है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो आकाशीय है और इसीलिए वो प्राप्त नहीं होता। अगर जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो उससे जुड़ गया, ठीक है। जो अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेगा वही तो परमात्मा बन। भाई आपके अंदर कौन क्या है? आपके अंदर क्या है? आत्मा। और आप ध्यान में, साधना में और जितनी भी अध्यात्म है उसको काय के लिए फॉलो कर रहे हो? उसको परमात्मा से मिलने के लिए ना। तो परमात्मा तो जब आप इसके साथ जुड़ोगे मतलब ये परमात्मा है, ठीक है। ये परमात्मा है और आपकी आत्मा है। मीन्स आपका स्थूल शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर। तो जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा वो, तो उसको ये प्राप्त होने लगते हैं। और यही क्रिया योग की है। और ये कब प्राप्त होगा? जब योग सिद्ध हो जाएगा? नहीं, ये तीन स्थितियां हैं। देखो, मन की है, बुद्धि की है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये किस स्थिति में प्राप्त होगा? ये किस स्थिति में प्राप्त होगा? मन की स्थिति में, चित्त की स्थिति में, अहंकार की स्थिति में, बुद्धि की स्थिति में। ये होगा चित्त की स्थिति। इसीलिए जब हमारा ध्यान जब परमात्मा के साथ मिलता है, उसके साथ साक्षात्कार होता है, तो अभी हम बोलते हैं सच्चित्तानंद। ये बोलते हैं सच्चित्तानंद बोलते हैं ना। तो सत्व, चित्त, आनंद, जिसके सत्व मन में उस सत्व के प्रकाश का उदय हुआ, साक्षात्कार हुआ है और उसको आनंद की प्राप्ति है। इसीलिए उस समय जब आप परमात्मा से मिलते हो तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है, प्लेजर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी इसी के लिए है, आकाशीय तत्व, ठीक है। अगर आपके शरीर में आकाश गड़बड़ हो जाएगा तो मीन्स शरीर में सब कुछ असंतुलित रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। और आकाश अगर शरीर में बढ़ेगा तो वात दोष बढ़ जाएगा।
इसीलिए जितने भी वात दोष हैं वो कहां पर होते हैं? वात दोष कहां पर होते हैं? जोड़ों में। जोड़ों में क्या होगा? अगर भाई ये हड्डी यहां से जुड़ी हुई है, पूरी है, तो यहां पर वायु तत्व कोई है? वायु तत्व कहां होगा? यहां जहां पर मोमेंटिव होगा, ये वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे, ये वाले, क्योंकि अगर यहां आकाश और वायु तत्व नहीं होगा तो इसका मूवमेंट ही नहीं होना। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज, अब जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला जो पेशेंट आता है, या जो सर्वाइकल, जो क्रॉनिक सर्वाइकल वाला पेशेंट आता है, तो उसमें क्या होता है? उसका जो ये मूवमेंट है वो, अब जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट क्या होता है कि जो स्पॉन्डस है वो फ्यूज हो चुके हैं। मतलब इस प्रकार से समझ जाओ कि ये स्पॉन्डस है, ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा है, इसके बीच में गैप है, तभी तो ये मुड़ पा रही कमर। अब उन्हें ये तो फ्यूज हो गई लो, अब क्या होगा? अब मुड़ जाएगी कमर। तो मीन जो वात और वायु और आकाश का जो वो था वो खत्म हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। तो आप एक्सरसाइज, भाई जब आप योगाभ्यास करा रही हो तो कहते हैं भाई पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लो, वार्म अप कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी बना लो, और तभी तो आपसे आसन हो पाएंगे। और पता नहीं जिसका हाथ पैर ना मोड़ रहा है उसकी कमर मोड़ दी तो क्या होगा? तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगी। तो इसीलिए आपको वो सारी चीज़ों की सावधानी रखनी है। अगर तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फंडामेंटल है। चाहे आप योग पढ़ो, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, आयुर्वेद पढ़ोगे तो ये चीज़ें इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो ये आज छोटा सा मैंने बताया। तो अब मैं बताऊंगा कि जो आयुर्वेद की जो अष्टांग आयुर्वेद है वो क्या है और पंचकर्म कैसे कैसे होगा। ये आज जो हमारा जो क्लास है वो केवल एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा है कि इंट्रोडक्शन, कि हमारे पे को क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे ये चीज हो गया, तो आयुर्वेद के अंग, चिकित्सा अंग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? 8 अंग होंगे। तो इसको हम कहेंगे अष्टांग आयुर्वेद। इसको क्या बोलते हैं हम? अष्टांग आयुर्वेद। तो अष्टांग आयुर्वेद में क्या है? पहले कौन सी है? काय चिकित्सा है। अच्छा, क्योंकि फिर कौन सी है? शल्य चिकित्सा है। फिर कौमार भृत है, कौमार भृत। फिर कौन सा है? हाँ देखो, फिर कौन सा है? शालाक्य है, शालाक्य। फिर विष, फिर भूत, फिर रसायन, फिर बाजीकरण। अब सुनो, काय चिकित्सा में क्या होता है कि जहां पर केवल देह की चिकित्सा औषध के माध्यम से की जाए, जहां पर देह की चिकित्सा किससे की जाए? औषध के माध्यम से की जाए, उसको हम बोलते हैं काय चिकित्सा, ठीक है। और फिर दूसरी क्या है? शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा में क्या होता है कि जहां पर शल्य का मतलब क्या है? शल्य का मतलब है शस्त्र। शल्य का क्या मतलब है? शस्त्र। जहां पर चिकित्सा शस्त्र के माध्यम से की जाएगी उसको हम बोलेंगे शल्य चिकित्सा। कौमार भृत में जहां पर जो शिशु पैदा हुआ है उसका लालन पालन है, देखभाल है, रख रखाव है, ठीक है, और दुग्धपान है, ये सारी जो मैनेजमेंट है ये हम करते हैं आपका कौमार भृत में, बाल चिकित्सा में, ठीक है। शालाक्य में क्या होता है? देखो, शालाक्य, शालाक्य का क्या मतलब हो गया? शालाक्य क्या मतलब होता है? जिसकी चिकित्सा शलाका, शालाक्य का मतलब तो शलाका, शलाका, शलाका से की जाए, मीन छड़ के माध्यम से की जाए, जहां पर ईएनटी वाला डिपार्टमेंट आता है। ईएनटी मतलब ईयर, थ्रोट, क्या बोलता है? थ्रोट और नोज, ठीक है। ईएनटी डिपार्टमेंट आता है तो शलाका से, जहां पर चिकित्सा शलाका के माध्यम से की जाएगी उसको हम बोलते हैं आपका शालाक्य तंत्र। और विष चिकित्सा क्या होती है? विष चिकित्सा में क्या होता है कि जहां पर अगर कोई विषाक्त चीज या खा ली गई है या दे दी गई है, या फिर किसी जीव जंतु के द्वारा कोई व्यक्ति को काट लेता है, कोई जीव जंतु किसी व्यक्ति को, रोगी को, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो हमें किस प्रकार से करना है उसको भी हम यहाँ पर रखते हैं कि विष चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। भूत विधा क्या होता है? भूत विधा में क्या होता है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब हो गया कि जो मानसिक विकार है, नींद ना आना, उन्माद, पागलपन, मिर्गी, ये सारे लक्षण अगर हैं तो वो भूत विधा के अंदर जाता है। जो साइकोसिमोटिक डिसऑर्डर है
उनको हम यहाँ पर क्योर करते हैं। रसायन में क्या होता है कि शरीर को जो बलिष्ठ बनाने के लिए बल्य चीज़ें देकर हम शरीर को जो पुष्ट बनाते हैं, जैसे च्यवनप्राश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बल्य होती है। अश्वगंधा है, वेट गेन के लिए देते हैं, या मोटापा कम करने के लिए दे रहे हैं, या शरीर को बूस्ट, एनर्जी को बूस्ट कराने के लिए दे रहे हैं। तो इन सारी प्रकार की जो दवाइयों का जो चयन किया, चिकित्सा की जाएगी, वो किससे की जाएगी? आपका रसायन से। और बाजीकरण चिकित्सा क्या होती है? तो बाजीकरण का क्या मतलब हो गया कि शरीर में जो बांधत्व है, बांधत्व मीन बांझपन है, जो इनफर्टिलिटी है, उसको कैसे क्योर किया जाए, वो सब हम बाजीकरण के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, परंतु एक चीज आपने कहीं पे भी पंचकर्म तो है है पंचकर्म, तो फिर पंचकर्म क्या है? ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम यही देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।